जय हिंद। इससे पिछले सेशन में हमने बात की थी थर्मल पॉल्यूशन के बारे में और पढ़ा था नॉइज़ पॉल्यूशन के बारे में। आज के सेशन में सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन के बारे में और फिर हम पढ़ेंगे रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में। इन दोनों टॉपिक्स के बारे में आज हम पढ़ेंगे, बातचीत करेंगे। देखो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे सॉइल पॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले तो बेसिक सवाल, सॉइल पॉल्यूशन का मतलब क्या होता है? बेहद सिंपल तौर पर अगर कहें तो सॉइल के अंदर किसी भी ऐसे सब्सटेंस का एडिशन जो कि सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को और फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को एडवर्सली अफेक्ट करता है और सॉइल की ओवरऑल प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है। सॉइल के अंदर किसी भी ऐसे सब्सटेंस के एडिशन को क्या कहा जाता है? सॉइल पॉल्यूशन कहा जाता है। और जब हम बात करते हैं सब्सटेंस के बारे में तो हम बात करते हैं टॉक्सिक कंपाउंड्स के बारे में, हम बात करते हैं केमिकल्स के बारे में, हम बात करते हैं सॉल्ट्स के बारे में, हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव मटीरियल्स के बारे में। बेहद सिंपल, सॉइल पॉल्यूशन का मतलब क्या है? सॉइल के अंदर किसी भी ऐसे हार्मफुल सब्सटेंस का एडिशन जो कि सॉइल की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज़ को, केमिकल प्रॉपर्टीज़ को या फिजिकल प्रॉपर्टीज़ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है और सॉइल की प्रोडक्टिविटी को रिड्यूस करता है, उसे क्या बुलाया जाता है? उसे सॉइल पॉल्यूशन बुलाया जाता है। ये जो सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलता है, इसके पीछे कॉजेस कौन से रिस्पॉन्सिबल होते हैं? एक तो एग्रीकल्चर के अंदर जो फर्टिलाइजर्स का यूज़ किया जाता है, जो पेस्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जो इंसेक्टिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, जो हर्बिसाइड्स का यूज़ किया जाता है, ये जो इनडिस्क्रिमिनेट यूज़ देखने को मिलता है, ये जो बिना सोचे समझे एक्सेसिव अमाउंट में फर्टिलाइजर्स को, पेस्टिसाइड्स को, इंसेक्टिसाइड्स को यूज़ किया जाता है, दिस अल्टीमेटली लीड्स टू सॉइल पॉल्यूशन। इसके अलावा डंपिंग ऑफ सॉलिड वेस्ट, आपने देखा होगा सॉलिड वेस्ट का ढेर लगा रहता है, लैंडफिल्स बने रहते हैं और ये जो सॉलिड वेस्ट डंप किया जाता है, इसकी वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलता है। तीसरा, डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। डिफॉरेस्टेशन, अगर पेड़ काटे जाएंगे तो अल्टीमेटली सॉइल इरोजन देखने को मिलेगा और अगर सॉइल इरोजन होगा तो अल्टीमेटली सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलेगा। पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बनाइजेशन, अर्बनाइजेशन जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है, इस अर्बनाइजेशन की वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलता है। ये जो सॉइल पॉल्यूशन के कॉजेज़ हैं, ये ऐसे कॉजेज़ हैं जो आपको ऑटोमेटिक समझ में आते हैं। ये जो सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलता है, इसके कौन कौन से टाइप्स देखने को मिलते हैं? एक तो एग्रीकल्चरल सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर में ये जो फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जा रहे हैं, ये जो ओवर इरिगेशन देखने को मिलता है, इस सब की वजह से सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलता है। तो एक तो एग्रीकल्चरल सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलता है। दूसरा, पॉल्यूशन ड्यू टू इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स एंड सॉलिड वेस्ट। ये जो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट्स हैं, ये जो सॉलिड वेस्ट है, इसकी वजह से भी अल्टीमेटली सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलता है। और तीसरा, पॉल्यूशन ड्यू टू अर्बन एक्टिविटीज़। अर्बन एक्टिविटीज़, अर्बनाइजेशन की वजह से लंबे चौड़े सॉलिड वेस्ट के ढेर देखने को मिलते हैं और इसकी वजह से भी सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलता है। ये जो सॉइल पॉल्यूशन देखने को मिलता है, इसके इफेक्ट्स क्या क्या देखने को मिलते हैं? इफेक्ट्स की अगर बात करें तो सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन है एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर के ऊपर ये जो सॉइल पॉल्यूशन है, इसका बहुत हैवी नेगेटिव इम्पैक्ट देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर में क्या होता है? सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन रिड्यूस हो जाता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा हुआ है, अगर आपको याद है तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कॉमेंट सेक्शन कि नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या होता है। इरोजन इंक्रीज हो जाता है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स का लॉस देखने को मिलता है, क्रॉप यील्ड रिड्यूस हो जाती है, सैलिनिटी में इंक्रीज देखने को मिलता है और बायो मैग्निफिकेशन देखने को मिलता है। एग्रीकल्चर में सॉइल फर्टिलिटी रिड्यूस हो जाती है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में कमी देखने को मिलती है, सॉइल इरोजन इंक्रीज हो जाता है, सॉइल न्यूट्रिएंट्स में लॉस देखने को मिलता है, क्रॉप यील्ड जो है वो रिड्यूस हो जाती है, सैलिनिटी में इंक्रीज देखने को मिलता है और बायो मैग्निफिकेशन देखने को मिलता है। एनवायरनमेंट के ऊपर सॉइल पॉल्यूशन का क्या इफेक्ट होता है? वेजिटेशन में रिडक्शन देखने को मिलता है, इकोलॉजिकल इम्बैलेंस देखने को मिलता है और सॉइल के फोना एंड फ्लोरा में इम्बैलेंस देखने को मिलता है। अर्बन एरियाज में क्या दिक्कत आती है? अर्बन एरियाज में सॉइल पॉल्यूशन की वजह से क्लॉगिंग ऑफ ड्रेन्स देखने को मिलता है। जब सॉइल पॉल्यूट होगी, जब सॉइल इरोजन होगा, तो जो सॉइल का नेचुरल सिनेरियो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा। सॉइल जो है, अगर उसके ऊपर सॉलिड वेस्ट डंप हो जाएगा तो वो पानी को होल्ड नहीं कर पाएगी, सॉइल जो है वो क्लॉग होने लग जाएगी और उस क्लॉगिंग की वजह से ड्रेन्स में क्लॉगिंग देखने को मिलेगी, इनंडेशन ऑफ एरियाज देखने को मिलेगा, फाउल स्मेल और रिलीज ऑफ गैसेस देखने को मिलेगी, वेस्ट मैनेजमेंट के प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे।
ये जो इफेक्ट्स हैं सॉइल पॉल्यूशन के, ये भी ऐसे हैं जिनको आप खुद से लिख सकते हो। कंट्रोल मेजर्स की अगर बात करें तो क्या तरीका हो सकता है सॉइल पॉल्यूशन को रोकने का? एक तो ये जो हम केमिकल फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, ये जो हम पेस्टिसाइड्स यूज़ करते हैं, इनके यूज़ को रिड्यूस करें या इनको यूज़ करना बंद करें और इनकी जगह पे ऑर्गेनिक फार्मिंग को प्रमोट करें, इनकी जगह पे बायो पेस्टिसाइड्स को यूज़ करें, इनकी जगह पे बायो फर्टिलाइजर्स को यूज़ करें। तो एक तो हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर में ये जो फर्टिलाइजर्स हैं, ये जो पेस्टिसाइड्स हैं, इनके यूज़ को रिड्यूस कर सकते हैं। दूसरा क्या कर सकते हैं, एफॉरेस्टेशन कर सकते हैं, रीफॉरेस्टेशन कर सकते हैं। समस्या क्या है, डिफॉरेस्टेशन। जब डिफॉरेस्टेशन होता है तो सॉइल इरोजन देखने को मिलता है। सॉल्यूशन क्या हो सकता है, एफॉरेस्टेशन, पेड़ लगाएं। तीसरा सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। ये जो सॉलिड वेस्ट है इसको डंप करने की बजाय प्रॉपरली इसको कैसे मैनेज किया जाए उसके लिए प्लान बनाएं और उस प्लान को इंप्लीमेंट करें। रिडक्शन ऑफ वेस्ट फ्रॉम कंस्ट्रक्शन एरियाज। ये जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं इनके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं। वहाँ से जो वेस्ट रिलीज होता है उसको कैसे हैंडल किया जाए उसके लिए रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाए जाएं और उनको प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए। और फाइनली हमें 4 R's को फॉलो करने की ज़रूरत है। कौन कौन से 4 R's हैं? एक है रिफ्यूज़, एक है रिड्यूस, एक है रीयूज़ और एक है रीसाइकल। रिफ्यूज़ में क्या कहने की कोशिश की जा रही है? रिफ्यूज़ में कहने की कोशिश की जा रही है कि आप मार्केट जाते हो, आपको हर चीज़ के लिए जो दुकानदार है वो नया कंटेनर पकड़ा देता है। आप अपने घर से कंटेनर लेके जाओ, आप दुकानदार को बोलो कि नहीं भाई हमें ये कंटेनर नहीं चाहिए, हम अपना घर से लेके आए हैं, उसमें जो भी सामान है उसको डाल दो। रिफ्यूज़ करो मार्केट में जाके ऐसी चीज़ों को जो कि सॉइल को पॉल्यूट करती हैं। दूसरा रिड्यूस, आपका जो भी चीज़ें हैं आप उनको बार बार यूज़ कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि हर बार जाओ और दुकानदार से नया पॉलीथीन लो, अपने घर से लेके जाओ, तो रिड्यूस। तीसरा रीयूज़, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप पॉलीथीन ही यूज़ करो, आप जूट बैग यूज़ कर सकते हो, आप कपड़े का बना हुआ बैग यूज़ कर सकते हो और उसको बार बार रीयूज़ कर सकते हो। और चौथा रीसाइकल, जितना हो सके उतना चीज़ों को रीसाइकिल करो, उनको बार बार रीयूज़ करो। ये 4 R's जो हैं ये बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं इस सॉइल पॉल्यूशन को कंट्रोल करने में। अब देखो ये सॉइल पॉल्यूशन जितना भी टॉपिक हमने पढ़ा है बहुत ही बेसिक सा टॉपिक है, ऐसा टॉपिक है कि अगर आप जनरली थोड़ा बहुत भी अवेयर हो तो ये सारी चीज़ें आप खुद से लिख सकते हो। एक जगह पे यहाँ पे स्ट्रक्चर में दी हुई हैं तो हमने देख ली हैं, कोई डाउट होना नहीं चाहिए। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो QR कोड को स्कैन करके। अच्छा, सॉइल पॉल्यूशन की कहानी क्या है वो तो होपफुली आपको समझ में आया होगा। अब बात आती है रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले तो सवाल आता है रेडियो एक्टिविटी का मतलब क्या होता है। देखो ये जो प्रोटॉन्स होते हैं, ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, ये जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ये जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं और ये जो गामा रेज होती हैं, ये जो शॉर्ट वेव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं, इनका जब एमिशन होता है बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई तो उसे क्या बुलाया जाता है, उसे रेडियो एक्टिविटी बुलाया जाता है। सिंपल तौर पे अगर कहें तो प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन्स और गामा रेज का एमिशन बिकॉज ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ एटॉमिक न्यूक्लियाई इज नोन एज रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन क्या होता है, प्रेजेंस ऑफ अनवांटेड हार्मफुल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस in the air, water or soil which release ionizing radiations like alpha और beta particles और gamma rays। ये जो रेडियो एक्टिविटी है इसकी वजह से एमिशन हो रहा है प्रोटॉन्स का, इसकी वजह से एमिशन हो रहा है इलेक्ट्रॉन्स का, अल्फा पार्टिकल्स का, बीटा पार्टिकल्स का, इसकी वजह से एमिशन हो रहा है गामा रेस का। ये जो एमिशन है, ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन है, इसकी वजह से एयर में, वाटर में, सॉइल में जो अनवांटेड और हार्मफुल रेडियो एक्टिव सब्सटेंसेस देखने को मिलते हैं उसी को क्या बुलाया जाता है, उसी को रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन बुलाया जाता है। अच्छा, जब हम बात कर रहे हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में तो रेडिएशंस इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। रेडिएशंस कितने टाइप की देखने को मिलती हैं? प्राइमरीली रेडिएशंस 2 टाइप की देखने को मिलती हैं।
एक देखने को मिलती हैं नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस और दूसरी देखने को मिलती हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ये जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं इनका पेनिट्रेशन की कैपेबिलिटी बहुत कम होती है, लो कैपेसिटी होती है इनकी पेनिट्रेशन की। ये जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं ये सेल्स को अफेक्ट करती हैं, ये मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट करती हैं, लेकिन ऐसी सेल्स ऐसे मॉलिक्यूल्स को अफेक्ट करती हैं जो कि इनको एब्जॉर्ब कर पाते हैं। भाई पेनिट्रेशन की कैपेबिलिटी बहुत कम होती है इनकी, तो जो भी सेल्स जो भी मॉलिक्यूल्स इनको एब्जॉर्ब कर पाते हैं उन्हीं को ये नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस अफेक्ट कर पाती हैं। ये जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं ये शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं, शॉर्ट वेव रेडिएशंस होती हैं जैसे माइक्रोवेव्स, जैसे रेडियो वेव्स। ये जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस हैं ये आइज को डैमेज कर सकती हैं, ये स्किन सेल्स को खराब कर सकती हैं, ये ब्लड कैपिलरीज को खराब कर सकती हैं। दूसरी होती हैं आयोनाइजिंग रेडिएशंस। ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा होती है। इसमें एक्स रेज की बात होती है, इसमें कॉस्मिक रेज की बात होती है, इसमें एटॉमिक रेडिएशंस की बात होती है। और क्योंकि इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है तो इनकी वजह से डैमेज भी तगड़ा देखने को मिलता है। ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशंस होती हैं इनकी वजह से सेल्यूलर डैमेज देखने को मिलता है, इनकी वजह से डीएनए म्यूटेशन देखने को मिलता है, इनकी वजह से कैंसर तक हो सकता है। नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशंस जिनकी पेनिट्रेशन की कैपेसिटी कम होती है, आयोनाइजिंग रेडिएशंस जिनकी पेनिट्रेशन पावर हाई होती है। ये जो आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं ये ज़्यादा हार्मफुल होती हैं, ये जो नॉन आयोनाइजिंग रेडिएशन होती हैं ये कंपैरेटिवली कम हार्मफुल होती हैं। अगर बात करें रेडिएशन पार्टिकल्स के बारे में तो रेडिएशन पार्टिकल्स के कौन कौन से टाइप्स देखने को मिलते हैं? एक अल्फा पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। ये जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं इनको पेपर के एक टुकड़े से या ह्यूमन की स्किन से ब्लॉक किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कोई अल्फा पार्टिकल ह्यूमन की स्किन पे आके टकराएगा तो ब्लॉक हो जाएगा, अंदर एंटर नहीं करेगा। फिर दूसरे होते हैं बीटा पार्टिकल्स। ये जो बीटा पार्टिकल्स होते हैं ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर जाते हैं, लेकिन हाँ इनको ग्लास के टुकड़े से या किसी मेटल से ब्लॉक किया जा सकता है। बेसिकली अल्फा पार्टिकल्स के कंपैरिजन में ये जो बीटा पार्टिकल्स हैं ये थोड़े ज़्यादा हार्मफुल होते हैं, ये स्किन के अंदर पेनिट्रेट कर सकते हैं। और फिर तीसरा गामा रेज। ये जो गामा रेज होती हैं इनकी पेनिट्रेशन पावर बहुत ज़्यादा हाई होती है। ये जो गामा रेज हैं ये ह्यूमन स्किन के थ्रू पेनिट्रेट कर सकती हैं, ये सेल्स को डैमेज कर सकती हैं। तो ये हैं रेडिएशन पार्टिकल्स के टाइप्स। देखो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आपने 9th-10th की साइंस में पढ़ी हुई हैं, ये ऐसी चीज़ें हैं जो कि ऑटोमेटिकली आपके दिमाग में होनी चाहिए। अब बात आती है कंट्रोल मेजर्स के बारे में। देखो जब हम बात करते हैं रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन के बारे में तो रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन का कंट्रोल मेजर एक तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि प्रिवेंशन इज द बेस्ट कंट्रोल मेजर। प्रिवेंशन इज द बेस्ट कंट्रोल मेजर बिकॉज अगर रेडिएशन एमिट हो जाए तो एज सच कोई क्योर अवेलेबल है नहीं, हमारे पास कोई क्योर अवेलेबल है नहीं। तो सबसे बढ़िया तरीका क्या है कि भाई प्रिवेंट करो, ये जो रेडिएशंस हैं ये एमिट ही ना हो, ये एनवायरनमेंट में रिलीज ही ना हो। और उसके लिए क्या कर सकते हैं, जो भी सेफ्टी मेजर्स हैं उनको स्ट्रिक्टली एनफोर्स किया जाना चाहिए। ये जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हैं इनके लीकेज को स्ट्रिक्टली चेक किया जाना चाहिए। ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है इसको सेफली डिस्पोज किया जाना चाहिए। जो भी मशीन्स हैं, जो भी प्लांट्स हैं जहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को यूज़ किया जाता है उनको रेगुलरली मॉनिटर किया जाना चाहिए। जो न्यूक्लियर एक्सीडेंट्स होने की प्रोबेबिलिटी है उसके अगेंस्ट में सेफ्टी मेजर्स को स्ट्रिक्टली चेक किया जाना चाहिए। और न्यूक्लियर वेपन्स का जो यूज़ है उसको कंप्लीटली बैन करने की ज़रूरत है। एक लाइन में अगर बोलें तो प्रिवेंशन इज़ द ओनली कंट्रोल मेजर, इज़ द बेस्ट कंट्रोल मेजर टू टैकल दिस रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन। ईजी और सिंपल सी बातचीत है। देखो ये मैंने बार बार रिवाइज इसलिए भी नहीं किया है बिकॉज ये सारी चीज़ें मैं ऐसी उम्मीद कर रहा हूँ कि आपने पढ़ी होंगी, आपको ऑलरेडी पता होंगी, इसमें कुछ भी नया नहीं है। ये बेसिक चीज़ें हैं जो कि आपको पता होनी चाहिए अगर आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी ख़त्म कर रहे हैं। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।